ईपीएफ या एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड के रूल्स में काफी सारे चेंजेस आ गए हैं, लेकिन एक अपडेटेड कॉम्प्रिहेंसिव गाइड मिसिंग थी। तो इस वीडियो में हम ईपीएफ के सारे रूल्स समझेंगे, इंक्लूडिंग ईपीएफ विड्रॉल एंड टैक्सेशन। और साथ में मैंने एक काफी कॉम्प्रिहेंसिव ईपीएफ कैलकुलेटर बनाया है। कैलकुलेट करके देखेंगे कि आखिर ईपीएफ से हमें रिटायरमेंट पे कितना पैसा मिल जाएगा। अब ईपीएफ हमारी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग का एक पार्ट है, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कैसे करनी है विद प्रॉपर सिलेक्शन, एलोकेशन एंड रीबैलेंसिंग, इसके लिए आप हमारा नेक्स्ट फ्री वेबिनार भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए सबसे पहले तो समझते हैं कि आखिर ईपीएफ है क्या। ईपीएफ की फुल फॉर्म है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। सैलरीड एम्प्लॉइज के लिए ये एक गवर्नमेंट बैक्ड रिटायरमेंट सेविंग्स स्कीम है। मैं दोबारा से हाईलाइट कर देता हूं कि ये एक रिटायरमेंट प्लान है। ईपीएफ सिर्फ एक सेविंग्स अकाउंट नहीं है, इसके तीन पार्ट्स हैं। पहला है ईपीएफ जो आपकी रिटायरमेंट सेविंग्स है, दूसरा है ईपीएस रिटायरमेंट के बाद मंथली पेंशन के लिए, फिर तीसरा पार्ट होता है ईडीएलआई जो आपको जॉब के दौरान इंश्योरेंस कवर देता है। हर ईपीएफ मेंबर को एक यूएएन मिलता है जिसकी फुल फॉर्म है यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। ये आपका परमानेंट ईपीएफ आइडेंटिटी नंबर है। जॉब बदलोगे तो भी ये सेम ही रहेगा। इस यूएएन से आप बैलेंस चेक कर सकते हैं, कंट्रीब्यूशंस ट्रैक कर सकते हैं और पुराना पीएफ ट्रांसफर भी कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि आखिर ये ईपीएफ काम कैसे करता है। तो जैसे हमने पहले बात करी, इसके अंदर दो पोर्शन होते हैं। एक होता है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, दूसरा होता है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। तो ये जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है आपका 12% बेसिक प्लस डीए, डीए होता है हमारा डियरनेस अलाउंस। तो ये वाला पोर्शन सीधा सीधा हमारा ईपीएफ अकाउंट के अंदर जाता है, प्रॉपर जो हमारा रिटायरमेंट सेविंग्स अकाउंट है, प्रोविडेंट फंड है। फिर एम्प्लॉयर का भी कंट्रीब्यूशन होता है। जितना पैसा एम्प्लॉय डाल रहा है अपनी तरफ से, जितना पैसा आपकी सैलरी से कट रहा है, उतना ही पैसा एम्प्लॉयर भी डालता है। ये भी कंपलसरी है। तो यहां पे भी ये मान लीजिए कि 12% बेसिक प्लस डीए डालता है, तो इसके अंदर दो पोर्शन में पैसा डिवाइड हो जाता है। 8.33% जाता है हमारा ईपीएस अकाउंट के अंदर, जिसे हम पेंशन वाला अकाउंट बोलते हैं, और बाकी का 3.67% जाता है ईपीएफ अकाउंट के अंदर। और यहां पे हम ये जो 8.33% वाला भी पोर्शन देख रहे हैं, इसकी भी जो मैक्सिमम लिमिट है वो हर महीने 1250 रुपए की है। इसके ऊपर जितना भी अमाउंट होता है वो सीधा सीधा ईपीएफ अकाउंट के अंदर चला जाता है, हमारा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन वाला भी। तो यहां पे इनफैक्ट एक एग्जांपल से भी देख लेते हैं हम। अगर मान लीजिए किसी की सैलरी मंथली बेसिक प्लस डीए 50,000 है पर मंथ, तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है मान लेते हैं 12% का है, तो वो हो गया 6,000 पर मंथ एम्प्लॉय डालेगा, 6,000 पर मंथ एम्प्लॉयर भी डालेगा। तो यहां पे अगर हम और बाइफर्केशन देखें इसका, तो ईपीएफ कंट्रीब्यूशन में सीधा सीधा एम्प्लॉय का सारा पैसा चला जाएगा। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का ये बाइफरकेट हो जाएगा। 4750 हमारा ईपीएफ कंट्रीब्यूशन में जाएगा और 1250 रुपए हमारा ईपीएस कंट्रीब्यूशन में जाएगा, क्योंकि हमने पहले ही देखा है कि 1250 की हायर लिमिट है। तो टोटल कंट्रीब्यूशन अगर हम देखें तो ईपीएफ के अंदर इस केस में कितना जा रहा है, 6000 प्लस 4750, ये हो गया 10,750। और ईपीएस कंट्रीब्यूशन कितना जा रहा है, 1250। टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 6000 प्लस 6000, तो ये हो गया हमारा टोटल 12,000 का। तो ये तो हुई ईपीएफ और ईपीएस की बात। अब एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन में इसके ओवर एंड अबव भी एक कंट्रीब्यूशन है, 0.5% टुवर्ड्स ईडीएलआई, जो हमने इंश्योरेंस वाला पोर्शन देखा था उसमें भी चला जाता है, जो अप टू 75 पर मंथ का होता है। इसके अलावा भी 0.5% के टुवर्ड्स ईपीएफ एडमिन चार्जेस भी एम्प्लॉयर ही पे करता है। अब एक और सवाल उठता है कि ये जो 12% का हमारी सैलरी का पोर्शन कट रहा है और जो एम्प्लॉयर भी भर रहा है, तो ये क्या हमेशा 12% ही होता है? अगर किसी की ज्यादा सैलरी भी है तो यहीं पे सबसे ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन भी होती है। तो इसके बारे में भी आप थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए। तो देखिए, अगर किसी की सैलरी लेस देन 15,000 है बेसिक प्लस डीए, खाली हम बेसिक प्लस डीए की बात कर रहे हैं, हम ओवरऑल ग्रॉस सैलरी की बात यहां पे नहीं कर रहे हैं। तो बेसिक प्लस डीए अगर किसी का 15,000 रुपए से कम है, तो पीएफ मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन है, पीएफ में पैसा कटेगा ही कटेगा। और यहां पे एक और रेगुलेशन आ जाता है आपके एम्प्लॉयर से रिलेटेड भी, यानी कि जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं वो छोटी कंपनी है या फिर बड़ी कंपनी है। तो अगर एम्प्लॉइज लेस देन 20 है किसी कंपनी के, बहुत ही छोटी कंपनी है, तो उस केस के अंदर जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है वो मिनिमम 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए करना होता है। अगर कोई कंपनी मोर देन 20 एम्प्लॉइज वाली है तो वहां पे मिनिमम पोर्शन 12% ऑफ बेसिक प्लस डीए एम्प्लॉय का कटता है। और दोनों ही केसेस में एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन से मैच कराना होता है,
तो लेस देन 20 वाले केस में 10% एम्प्लॉयर भी मैच कराएगा और मोर देन 20 इंप्लॉइज वाले केस में जो 12% आपका कटेगा 12% ही एम्प्लॉयर भी डालेगा। तो ये तो हुई लेस देन 15,000 वाले केस की बात। अब अगर किसी की सैलरी मोर देन 15,000 ऑफ बेसिक प्लस डीए हो जाती है तो यहां पे मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन नहीं है। आप चाहें तो अपना पीएफ में पैसा ना भी कटाना चाहें, ये पॉसिबल है। लेकिन अगर आप पहले कहीं पे जॉब कर चुके हैं और वहां पे आपका पीएफ कटता था तो फिर ये मैंडेटरी हो जाएगा। जब आप जॉब चेंज करेंगे, आप नई जॉब के अंदर भी जाएंगे, वहां पे आपको मैंडेटरीली अपना पीएफ कटवाना पड़ेगा। अब अगर किसी ने कभी पीएफ नहीं कटवाया है अपना और वो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन कर रहा है तो उस केस में हमारे ऊपर क्या रूल्स अप्लाई होते हैं। एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो मिनिमम 12% ऑफ 15,000 भी हो सकता है। तो यहां पे देखिए, अगर किसी की 50,000 रुपीज भी सैलरी है तो कोई जरूरी नहीं है उसे सीधे सीधे 6,000 रुपए कटवाने ही हैं। वो चूज कर सकता है मिनिमम 12% ऑफ 15,000, खाली 1,800 रुपए भी वो अपने पीएफ में कटवा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी चॉइस है एम्प्लॉय के पास कि वो 12% ऑफ बेसिक प्लस डीए तक भी कटवा सकता है। तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन अगर हम देखें तो मिनिमम या तो 12% ऑफ 15,000 ही होगा। अगर आप मान लीजिए खाली 1,800 रुपए कटवा रहे हैं तो एम्प्लॉयर भी खाली 1,800 रुपए डालेगा। और मान लीजिए अगर आप 12% ऑफ बेसिक प्लस डीए अपनी सैलरी से कटवा रहे हैं तो एम्प्लॉयर को भी उतना ही डालना पड़ेगा। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, अगर आप 12% से ज्यादा कटवाते हैं तो एम्प्लॉयर को 12% से ज्यादा डालने की जरूरत नहीं है। तो ये तो हो गए हमारे ईपीएफ के कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड रूल्स। अब बात करते हैं विड्रॉल की। यहां पे काफी चेंजेस हो गए हैं, तो यहां पे थोड़ा सा ध्यान से समझिए। अगर किसी की जॉब चली जाती है तो 75% तक पीएफ निकाल सकते हैं। बाकी का जो 25% है उसके लिए हमें 12 महीने तक वेट करना होगा। ईपीएस फाइनल सेटलमेंट के लिए अब 36 महीने वेट करना होगा, पहले खाली 2 महीने करना पड़ता था। पार्शियल विड्रॉल की अगर हम बात करें तो पहले 13 अलग अलग तरीके के रूल्स थे जिसके अंदर आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते थे। अब खाली 3 कैटेगरीज हैं। पहली है एसेंशियल नीड्स, जैसे कोई बीमार हो गया आपके या फिर आपके कोई डिपेंडेंट में, एजुकेशन के लिए आपको पैसा चाहिए, मैरिज के लिए पैसा चाहिए, चाहे अपने लिए या फिर आपके जो इमीडिएट डिपेंडेंट्स हैं जैसे कि आपके बच्चे या फिर ब्रदर एंड सिस्टर। हाउसिंग नीड्स के लिए भी आप पैसा निकाल सकते हैं, चाहे वो परचेज हो आपके हाउस की, कोई कंस्ट्रक्शन हो, कोई रीपेमेंट हो। तीसरी कैटेगरी है स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। अगर किसी की कोई अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है, कोई कैलामिटी हो जाती है, कोई एपिडेमिक आ जाता है कोविड जैसा, क्लोजर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, आप जहां पे भी काम कर रहे हैं वो कंपनी बंद हो जाए, तो इन सारे केसेस में आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। और मिनिमम सर्विस रिक्वायरमेंट विड्रॉल के लिए अब यूनिफॉर्म कर दी गई है 12 महीने की। ये पहले कुछ केसेस में तो 7 साल तक जाती थी। फिर एजुकेशन के लिए आप 10 बार तक विड्रॉ कर सकते हैं, और ये एजुकेशन भी जैसे हमने कहा अपनी खुद की हो सकती है, अपने बच्चों की हो सकती है, या फिर हमारे बहन भाई की भी हो सकती है। सिमिलरली हम मैरिज के केस में भी 5 बार तक पैसा निकाल सकते हैं। ये सारे टोटल केसेस अगर हम बात करें तो ये खाली 3 बार ही अलाउड था पहले। लेकिन ये सारे विड्रॉल्स के बाद भी हमें मिनिमम 25% का प्रोविडेंट फंड में बैलेंस जरूर मेंटेन करना होगा, जिससे हमारा जो लॉन्ग टर्म कॉर्पस बनना है रिटायरमेंट का वो डिप्लीट ना होना शुरू हो जाए। तो अब आते हैं हम टैक्सेशन पे। यहां भी लोगों को काफी कंफ्यूजन रहती है। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ईपीएफ हमारा ट्रिपल ई कैटेगरी के अंदर आता है, जिसे हम कहते हैं एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट। तो जो हमारी इन्वेस्टमेंट स्टेज है, जब हमने पैसा डाला उसके अंदर, यानी कि जब हमारी सैलरी से पैसा कट के पीएफ अकाउंट में गया, उस स्टेज में भी एग्जेम्पशन होती है हमें। फिर सेकंड स्टेज होती है हमारी एक्रूअल स्टेज, वहां पे भी हमें एग्जेम्पशन होती है इंटरेस्ट के ऊपर। फिर विड्रॉल जब करते हैं हम, जब पैसा बाहर निकालते हैं अपना रिटायरमेंट के टाइम पे, उस टाइम पे विड्रॉल स्टेज में भी एग्जेम्पशन होती है। लेकिन तीनों ही कैटेगरीज में कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो समझना भी जरूरी है। तो वो एक बार देख लेते हैं। अगर हम इन्वेस्टमेंट स्टेज की बात करें तो एम्प्लॉय का जो भी कंट्रीब्यूशन हुआ, आपका जो भी कंट्रीब्यूशन हुआ, आपकी सैलरी से जो भी पैसे कटे, उसके अंदर हमें अप टू 1.5 लाख तक डिडक्शन हम क्लेम कर सकते हैं, जो हमारा सेक्शन 80C होता है। 80C के अंदर अब आपको पता ही होगा कि वहां पे हमारे पास बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जहां पे हम लोग डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं, जैसे कि हमारा ईएलएसएस होता है, सुकन्या समृद्धि योजना हो गया, हमारी बहुत सारी स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं जैसे पोस्ट ऑफिस की हो गई, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हो गया, हमारा जो नॉर्मल पीएफ होता है वो होता है, और उसमें साथ में ईपीएफ भी इंक्लूडेड होता है। इन सारी इन्वेस्टमेंट्स की टोटल लिमिट 1.5 लाख की होती है, जिसपे हम एक साल में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अब हम सबको पता है कि ओल्ड रेजीम के अंदर बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं रह गया है। ज्यादातर लोग तो अब न्यू रेजीम के ऊपर ही जा रहे हैं, जहां पे हमें टैक्स स्लैब्स के अंदर वैसे ही काफी ज्यादा रियायत दे दी गई है। एनीवे,
अगर हम अब एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की बात करें तो यहां पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है समझना। यहां पे अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन आपका 12% ऑफ सैलरी जा रहा है, मान लीजिए आप अपना पीएफ भी 12% का कटा रहे हैं और साथ में एम्प्लॉयर भी 12% का डाल रहा है, वो सीधा सीधा एग्जेम्प्ट हो जाता है टैक्सेशन से। लेकिन यहां पे भी एक कैच है, जो हमारा टोटल प्रोविडेंट फंड है, चाहे वो हमारा नॉर्मल जो हम प्रोविडेंट फंड डालते हैं किसी बैंक के थ्रू भी, और साथ में जो हमारा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है, और साथ में जो एनपीएस का भी एक कंट्रीब्यूशन अगर एम्प्लॉयर की तरफ से हो रहा है, इन टोटल की जो वैल्यू 7.5 लाख तक ही हमें एग्जेम्पशन मिलता है। नेक्स्ट स्टेज इज एक्रूअल स्टेज, यानी कि जब हमें इंटरेस्ट मिलता है, इसके अंदर क्या एक्सेप्शन है। तो यहां पे देखिए, नॉर्मली तो जो आपका इंटरेस्ट है वो एग्जेम्प्ट है, लेकिन अगर आपका 2.5 लाख रुपए के ऊपर कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, तो जितना भी 2.5 लाख के ऊपर वाला पोर्शन है उस पे इंटरेस्ट पे आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। वो वाला इंटरेस्ट पोर्शन आपकी सैलरी के अंदर ऐड हो जाएगा, स्लैब के हिसाब से आपका टैक्स लग जाएगा। एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है उसमें पीएफ पे जितना भी आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट स्टेज है हमारी विड्रॉल स्टेज। यहां पे बहुत ही क्लियर है, अगर आपकी टोटल कॉन्टिन्यूअस सर्विस मोर देन 5 ईयर्स की हो चुकी है, चाहे आपने 1 जॉब करी है, 2 जॉब करी है, 3 4 जितनी भी जॉब्स करी हैं, अगर आपकी टोटल कॉन्टिन्यूअस सर्विस मोर देन 5 ईयर्स की हो चुकी है तो आप जितना भी पैसा निकालेंगे उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप 5 साल से पहले निकाल लेते हैं पैसा और वो स्पेशल सर्कमस्टेंसेज नहीं है, अगर आप मान लीजिए घर के लिए पैसा निकाल रहे हैं या फिर जो हमने एसेंशियल नीड्स के लिए बात की थी उसके लिए पैसा निकाल रहे हैं, तो आपका उसके ऊपर टैक्स लग जाएगा। लेकिन वो जो हमने थर्ड केस देखा था, स्पेशल सर्कमस्टेंसेज, जिस पे आपका कंट्रोल नहीं है, जैसे कि इलनेस हो सकती है, बिजनेस क्लोजर हो सकता है, या फिर एपिडेमिक की हम बात कर रहे थे, तो इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेज के अंदर अगर आप लेस देन 5 ईयर्स में भी पैसा निकालते हैं तो उस पैसे पे भी टैक्स नहीं लगेगा। चलिए अब हम क्विकली कैलकुलेटर भी देख लेते हैं कि आखिर हम ये जो अपना रिटायरमेंट कॉर्पस बनेगा वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये देखिए, यहां पे मैंने आपको सारे इनपुट्स दे दिए हैं, ये येलो कलर से आप देख सकते हैं। मान लीजिए किसी की प्रेजेंट एज 24 साल है, वो अपनी नौकरी शुरू कर रहा है और उसका ईपीएफ में डिडक्शन शुरू हो जाता है, और रिटायरमेंट एज मैंने यहाँ पे 58 लिख लिया है, आप चाहें तो 60 भी यहाँ पे लिख सकते हैं। करंट सैलरी बेसिक प्लस डीए अभी हमने अज्यूम कर ली 30,000 रुपीज की। एनुअल इंक्रीज इन सैलरी हमने 10% का कर लिया है, और ये सारे मैंने एजम्पशंस ले लिए हैं यहाँ पे। अगर आपके कुछ डिफरेंट एजम्पशंस हैं तो इनको आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ईपीएफ का इंटरेस्ट अभी हमने पकड़ लिया 8.25%। अगर आप फ्यूचर में देख रहे हैं इसको कभी वीडियो को, तो आप जो भी उस टाइम पे करंट इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा वो यहाँ पे डाल सकते हैं। और आपका जो ईपीएफ कैलकुलेट हो रहा है वो मिनिमम सैलरी जो 15,000 वाली ले रहे थे हम, उस पे हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, यानी कि आपका जो टोटल 12% के आसपास कटता है उतना कट रहा है, तो यहाँ पे आप उस हिसाब से नो या यस सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे पूरी की पूरी कैलकुलेशन मिल जाएगी, हर साल में आपका कितना पैसा फॉर एग्जाम्पल ईपीएफ के अंदर जा रहा है, कितना पैसा ईपीएस के अंदर जा रहा है, एक साल के बाद ये आपका कॉर्पस हो गया, फिर टोटल कॉर्पस हमारा कितना बना एक साल के बाद ये हो गया। तो यहाँ पे आप पूरा नीचे आके देख सकते हैं कि रिटायरमेंट पे आपको टोटल कितना पैसा मिल जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं, अगर आप टोटल कॉर्पस इस केस में देखेंगे तो ये हो गया हमारा 5.29 करोड़ का, ये टोटल रिटायरमेंट कॉर्पस बन जाएगा इस केस में। आप अपने केस के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं, लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कैलकुलेटर का, इसके साथ आप प्ले अराउंड करिए। तो ओवरऑल ईपीएफ एक अच्छा टूल है रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, लेकिन हमारी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक्स का मिक्स हमें बेटर रिटर्न्स एंड फ्लेक्सिबिलिटी दे सकता है। और हम आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी में कैसे हेल्प कर सकते हैं, इसके लिए आप हमारा नेक्स्ट फ्री वेबिनार अटेंड कर सकते हैं। एज यूजुअल लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके अपने फोन में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, कमाते रहिए और हमेशा की तरह खुश रहिए।